नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी टीएमसी में बढ़ी तकरार, सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी, कार्यकर्ताओं के बीच जमीन पर बैठी दीदी और शुभेंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद से पार्टी के भीतर मची भारी भगदड़ के बीच टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भावनात्मक कार्ड खेल दिया है। मंगलवार को मध्य कोलकाता में आयोजित एक दिवसीय धरने के दौरान ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि चुनाव में मिली हार या फिर मुकदमों के डर से वो अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं को कभी अकेले नहीं छोड़ने वाली है। ममता बनर्जी के धरने ने तृणमूल कांग्रेस की शुरुआती दिनों के संघर्ष की यादें ताजा कर दी है। जो कोलकाता पुलिस कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी के निर्देशों पर काम करती थी, उसी पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रानी रासमणी रोड पर धरना देने की उनकी अनुमति को भी रद्द कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी जानबूझकर इस दमन को अपनी ताकत बना रही है और ये कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहती हैं कि भले ही उनके बड़े नेता और नए विधायक बीजेपी के डर से पाला बदल रहे हों, लेकिन वो खुद आज भी साधारण कार्यकर्ताओं की तरह सड़क पर लड़ने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगले हफ्ते नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की तमाम बड़े नेताओं की अहम बैठक है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ताकत को कम आंकने की भूल ना करे बीजेपी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका आंदोलन केवल टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर नहीं है, बल्कि ये बिना पुनर्वास के हैकर्स को देखभाल करना और देश के लाखों बच्चों की भविष्य जैसे कि नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ भी एक साझा लड़ाई है। ऐसे में ममता बनर्जी जो हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं और जमकर मोर्चा खोल दिया है। और खबर यूपी से है। वाराणसी में हुआ बड़ा बुलडोजर एक्शन, मंदिर और मस्जिद पर बुलडोजर चली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के वाराणसी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। हनुमान मंदिर और अजगैब शाहिद मस्जिद पर बुलडोजर चला है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये बड़ा अभियान चलाया गया है। विकास परियोजनाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वाराणसी में रेलवे की महत्वाकांक्षी मल्टी मॉडल टर्मिनल स्टेशन परियोजनाओं को लेकर बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन ने परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि पर स्थायी और कई निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी क्रम में हनुमान मंदिर और अजगैब शाहिद मस्जिद समेत कई ढांचों को हटाया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई लंबे समय से चली आ रही भूमि अधिग्रहण और विकास योजनाओं के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य वाराणसी में आधुनिक परिवहन सुविधाओं को विकसित करना है। अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित मल्टी मॉडल टर्मिनल स्टेशन सड़क, रेल और अन्य परिवहन सेवाओं को एकीकृत करेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधा मिल सकेगी। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन का दावा है कि प्रभावित पक्षों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोगों ने विकास परियोजनाओं को जरूरी बताते हुए प्रशासन के फैसले का समर्थन किया है, जबकि कुछ लोगों ने धार्मिक स्थलों को हटाए जाने पर अपनी नाराजगी जताई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वाराणसी देश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक केंद्रों में से एक है और यहां पर यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए ये परियोजना बेहद ही महत्वपूर्ण है और मल्टी मॉडल टर्मिनल स्टेशन बनने के बाद से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम व्यवस्था और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा। फिलहाल प्रशासन योजनाओं से जुड़े अन्य कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है और पूरे क्षेत्र में विकास कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कर्नाटक की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार जो है आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्षी दलों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समर्थकों के शामिल होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी बेंगलुरु में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। डीके शिव कुमार लंबे समय
समय से कर्नाटक की राजनीति का अहम चेहरा रहे हैं और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हाल ही में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद से उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण के बाद से मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है, जबकि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज है। नई सरकार से किसानों, युवाओं, महिलाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम करने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व भी चाहता है कि सरकार गठन के तुरंत बाद जनता से जुड़े वादों को अमल में लाने के दिशा में बड़ा कदम उठाया जाए। फिलहाल पूरे देश की नजरें आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह और डी.के. शिव कुमार सरकार के पहले फैसले पर टिकी हुई है। वहीं बिहार की राजधानी पटना से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चर्चित शिक्षक जो हैं खान सर की कोचिंग संस्था के बाहर फायरिंग की गई है। फायरिंग की घटना के बाद से प्रशासन द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। खान ग्लोबल स्टडीज के सभी ऑफलाइन क्लासेज जो है अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं और ये निर्णय जो है छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में पटना स्थित खान सर के कोचिंग कैंप के बाहर गोलीबारी की गई थी और जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। और इसी बीच खान सर ने दावा किया है कि यह हमला एक बड़ी साजिश का बड़ा हिस्सा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्था उनकी बढ़ती लोकप्रियता और गरीब छात्रों को कम लागत में शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल से वो काफी परेशान हैं। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्षता पर पहुंचने से पहले सबूत जुटाने में लगी हुई है। कोचिंग प्रबंधन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए अगली सूची तक ऑफलाइन कक्षाएं संचालित नहीं हो पाएंगी। वहीं ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर अलग से जानकारी दी जाएगी और इस घटना के बाद से छात्रों और अभिभावकों में चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। मिली थी हम लोगों को कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, स्टूडेंट लोगों के द्वारा पे यहाँ पे कुछ मारपीट की घटना की गई है और जो इनके द्वारा द्वार बनाया गया था उसको तोड़फोड़ किया गया है। अभी फुटेज वगैरह के आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक गार्ड है, उनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं। अभी वो इलाजरत है। बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या लग रहा है? अभी देखने से तो ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं उस सबसे इंडिविजुअल क्लियर होगा। इसमें लोग जांच कर रहे हैं। अभी कैमरा फुटेज वगैरह है ही यहाँ पे और काफी संख्या में लोग भी यहाँ थे, तो लोगों का बयान भी लिया जाएगा और सबसे कार्रवाई की जाएगी। जल्दी और सामाजिक तत्व या आपराधिक जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पे कार्रवाई होगी और उन सबको सही जगह पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े कथित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ चल रही जांच में सुरक्षा एजेंसियों को एक और बड़ी सफलता मिली है और इस मामले में मुंबई से वांछित चल रहे आरोपी हुजैफा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हुजैफा इस पूरे नेटवर्क का अहम कड़ी माना जा रहा है और उसने पाकिस्तान में बड़े हैंडलर से सीधा संपर्क होने का भी आरोप लगा है। अधिकारियों का दावा है कि वो भारत में युवाओं को भर्ती, नेटवर्क विस्तार और अन्य गतिविधियों के समन्वय में भूमिका निभा रहा था। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई और दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सामने आया कि ये नेटवर्क देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय था और संवेदनशील ठिकानों के साथ साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच एजेंसियों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों के तार पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एजेंसियां फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और संचार नेटवर्क के पहलुओं को भी गहनता से जांच कर रही है। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर एक दर्दनाक हादसे में 2 युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई है और ये दोनों युवक जो हैं वो कलश विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं के साथ गंगा घाट पर गए हुए थे। जानकारी के अनुसार धार्मिक स्थल के दौरान ये बड़ा घटना हुआ है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि 2 युवक जो हैं वो गहरे पानी में जाने से डूब गए हैं और इस दौरान दोनों युवक गहरे पानी में गए और डूबने लगे। मौके पर मौजूदा लोगों ने शोर मचाया और उन्हें बचाने की काफी कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों और राहत टीम, रेस्क्यू
ऑपरेशन में जुटी हुई है। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर यूपी के राजधानी लखनऊ से है, जहां पर बेहद ही दर्दनाक घटना जो है वो देखने को मिल रही है। जनकपुरम थाना क्षेत्र में 15 साल की मानसिक रूप से किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप सामने आया है और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार किशोरी को बहला फुसलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ है तो वहीं परिजन जो है वो थाने पहुंचे हैं और पुलिस ने मुख्य आरोपी दिनेश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि मामले में शामिल किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से इलाके में लोगों में आक्रोश है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं भारत समेत दुनिया के 60 देशों में टैरिफ लगाने का मामला सामने आया है और ऐसे में अमेरिका की ओर से अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने का प्रस्ताव सामने आने के बाद से वैश्विक व्यापार में हलचल मच गई है। अमेरिका व्यापारी प्रतिनिधि कार्यालय यानी कि USTR ने एक जांच के निष्क्रियता को जारी करते हुए आरोप लगाया है कि कई देश अपने यहाँ या फिर अपनी सप्लाई चेन में जबरन लेबर जुड़े उत्पादों को आयात पर प्रभावित रोक लगाने में विफल है और इसी आधार पर अमेरिका ने भारत सहित कई देशों से आने वाले कुछ उत्पादकों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ये बड़ा कदम उठाया है और भारत उन देशों में शामिल है जहां पर 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी अंतिम रूप तक नहीं पहुंचा है और आगे की सुनवाई प्रक्रिया भी जारी है। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में अलग अलग अभियानों के दौरान 17 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने ये बड़ी सफलता हासिल की है और ऐसे में आतंकी हमले और सुरक्षा एजेंसियों को मिले खुफिया इनपुट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकियों का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठनों में से था और वो पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में हिंसक गतिविधियों की साजिश रच रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई उस समय हुई है जब कुछ महीने पहले बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया था। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाकर यह बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोले बारूद भी बरामद किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चली। वहीं दिल्ली NCR के लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलने वाली है। IMD ने राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम के मिजाज में बड़े बदलाव के अनुमान जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद कई राज्यों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी सिस्टम के सक्रिय होने से दिल्ली NCR में बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं चल सकती हैं जिसकी रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचने वाली है और वहीं कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने 4 और 5 जून के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि तेज हवाओं और आकाशीय बिजली को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।